तो क्या हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक परमाणविक का मतलब यह है कि उसमें केवल एक परमाणु है। जैसे हीलियम गैस, आपने हीलियम गैस को देखा है? तो सिंपल सी बात है ऐसा कोई भी दो, या ऐसे कह सकते हो ऐसे कोई भी एक ही तत्व के ऐसे दो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो किंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न हो। लिखें सर, इसका मतलब एक चीज और ऑब्जर्व की हमने, द्रव्यमान संख्या लिखो और द्रव्यमान संख्या के आगे AMU लगा दो तो वो हो जाता है एक परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या लिखो, उसके आगे ग्राम लगा दो, वो हो जाता है एक मोल का द्रव्यमान। ये भी ऑब्जर्व किया क्या आपने? नहीं किया? हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है बेटा? एकदम क्लियर, सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन? ओके, तो क्या कल की क्लास को रिवाइज करके आए हैं? कल हमने जो कुछ भी सीखा, जितनी मेहनत से चीज़ों को समझा, मोल कंसेप्ट के फंडामेंटल्स पे काम किया, क्या आपने सभी बच्चों ने अच्छे से रिवीजन किया है? रिवाइज करके आए हैं अच्छे से? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, खैर उसके अलावा भी हम दो तीन चीज़ों को और देखेंगे। तो हेडिंग लगाएं पहले समस्थानिक, क्योंकि कल आप लोग उस पर बात कर ही रहे थे इस समस्थानिक क्या है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो पुट ऑन द हेडिंग समस्थानिक। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। कल की क्लास में हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम देख चुके थे ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आइसोटोप की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है ऐसा कोई भी दो, या ऐसे कह सकते हो ऐसे कोई भी एक ही तत्व के ऐसे दो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो किंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न हो। लिखें एक ही तत्व के एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका एक ही तत्व के ऐसे परमाणु एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान जिनका परमाणु क्रमांक समान जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो जिनका परमाणु क्रमांक तो एक जैसा हो किंतु परमाणु संख्या जो है द्रव्यमान संख्या जो है वो डिफरेंट हो। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं अपन सिंपल भाषा में, Z जो है वो सेम हो पर जो A है वो डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल देते हैं, 1H1 1H2, ऐसे देखो हमारे पास तीन प्रकार की हाइड्रोजन है ना, देखते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या जो कि होगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी? सिंपल जो हाइड्रोजन होती है ना, H तत्व तो वही है H, उसके अलग अलग प्रकार हैं देखना। एक हाइड्रोजन ऐसी है जिस हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? 1 + 0 1। इस हाइड्रोजन को
प्रोटियम कहते हैं। ऐसे हाइड्रोजन को प्रोटियम कहते हैं। अच्छा, मार्केट में ऐसी भी हाइड्रोजन है जिसमें द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक तो 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 है। तो इस हिसाब से उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 1 + 1 2, द्रव्यमान संख्या हो गई 2। ऐसी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहते हैं। और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से करते हैं, इसको डी से करते हैं। अच्छा, ऐसी भी हाइड्रोजन है जिसमें परमाणु क्रमांक 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, तो द्रव्यमान संख्या 3 आ रही है। इस तरह की जो है इसको अपन बोलते हैं ट्राइटियम, और ये रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इंग्लिश में लिखना है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और एक चीज़ और लिख सकते हैं इसके लिए, हालांकि रेडियो एक्टिव के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे जीवन में, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, उनको रेडियो एक्टिव कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इनके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें बाहर निकलती हैं, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तत्व नहीं लिखो तो चलेगा, ये रेडियो एक्टिव है। ऐसे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हो गए? एक 1H1, पता है ना अपन प्रतीक कैसे दिखाते हैं, Z और A ऐसे दिखाते हैं। तो एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2 और एक हो गया 1H3। 1H2 को ड्यूटेरियम डी भी कह देते हैं और 1H3 को ट्राइटियम टी भी कह देते हैं। तो ये तीनों किसके समस्थानिक हुए? ये तीनों समस्थानिक हुए आपके हाइड्रोजन के। गॉट इट? तो क्या हम सभी बच्चों को समस्थानिक का मतलब समझ में आ गया है एवरीवन? सुजीत, अच्छा बेटा। ऐसे और भी लोगों के समस्थानिक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं। अच्छा, तो जैसे हम ऑक्सीजन के समस्थानिक की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और प्रोटोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8, तो ये हो जाता है 16। अच्छा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या डायरेक्टली अब कि यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, इसलिए द्रव्यमान संख्या 8 + 8 16 आ रही है। ओके, एक और होता है 8O17। अच्छा, 8O17 कैसा है? इसमें प्रोटोनों की संख्या 8 ही है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 9 हो गई है। इस हिसाब से जो द्रव्यमान संख्या आ रही है वो 17 आ रही है। एक ऑप्शन ये है, राइट? अच्छा, व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? 8O18। इसमें प्रोटोनों की संख्या 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, इसे द्रव्यमान संख्या 18 हो गई है। ऐसा है, ये चीज़ है। ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है, मतलब है ना, इनको आप ऑक्सीजन के समस्थानिक कह सकते हो। तो आई होप आपको अब समस्थानिक का जो बेसिक मीनिंग है वो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना? अपन क्लोरीन के समस्थानिक भी लिख लें एक बार। तो क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो क्लोरीन के समस्थानिक पे विचार करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, है ना? तो 17Cl35 एक ये होता है इसमें। अब न्यूट्रॉन की संख्या आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 17Cl37 ये भी होता है। ये हो गया क्लोरीन के समस्थानिक। ऐसे ही आप कार्बन के समस्थानिक ले सकते हैं। तो कार्बन के समस्थानिक हो गया 6C12, एक हो गया 6C14। अच्छा, 6C12 में कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन समझते हैं? इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है
न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है, तो द्रव्यमान संख्या 12 आ रही है। ऐसे यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 14 आ रही है। अच्छा बेटा, एएमयू को डिफाइन करते वक्त, मोल को डिफाइन करते वक्त, क्या आपको ये बात याद है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं कार्बन में? तो हम सब कुछ डिफाइन करते वक्त कल आपको याद होगा कि हम इस वाले कार्बन का प्रयोग कर रहे थे। इस वाले कार्बन का प्रयोग बेसिकली किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी, समस्थानिक आ गया था शब्द बीच में, तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, ऐसे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कल हम बात कर रहे थे परमाणु की, तो जब परमाणु की बात कर रहे थे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था। आपको याद है, परमाणु के लिए हमने देखा कि उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु के लिए हमने देखा कि उसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान RAM क्या होता है, फिर हमने देखा उसका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या जिसको अपन मोलर द्रव्यमान कहते हैं वो भी होता है। ये सब चीज़ें अपन ने देखी। आज अपन देखेंगे अणु के लिए शब्द कैसे होते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे अणुओं के लिए। अब अणुओं के लिए शब्द कैसे हैं, अणुओं के लिए। अब क्या थोड़े बहुत द्रव्यमान संख्याएं आपको याद रहती हैं? जैसे नाइट्रोजन का 14, अब तो याद हो जाएगा ना समय के साथ साथ, नहीं हो रहा है तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। जैसे नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, सोडियम के लिए 23, सल्फर के लिए 32। याद कर लोगे, थोड़ा समय के साथ साथ धीरे धीरे याद कर लेना। वैसे 9-10 में आप करके आए होगे, बट कोई बात नहीं, नहीं भी किया है तो अब कर लेना। अच्छा, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे, लिखेंगे बाद में। N2 के बारे में सोचते हैं पहले। अच्छा, एक बात बताओ, परमाणु के लिए होता है परमाणु द्रव्यमान, अणु के लिए क्या होगा? आणविक द्रव्यमान। सिंपल। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम लोग RAM की बात नहीं करते। RAM क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। M का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर। तो जहां कल आपके परमाणु आ रहा था वहां पे बस अणु आ जाएगा, तो आपेक्षिक परमाणविक द्रव्यमान, यहाँ क्या हो जाएगा? आपेक्षिक अणु द्रव्यमान। अच्छा, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। यहाँ पे कितनी नाइट्रोजन दिख रही है? 2। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14 दूनी 28। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि N2 के एक अणु का द्रव्यमान लिखो, तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर N2 के एक अणु का जो द्रव्यमान है, ऐसे एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। वैसे ये क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं करना है, हम तो पढ़ के आए हैं। 28 के आगे AMU लगा देना है, बस AMU। कंफर्टेबल सब बच्चे? अच्छा, वहां अपन क्या पढ़ते थे? GAM, ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ क्या पढ़ेंगे? ए हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? GMM, इंग्लिश लिख दूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, कैसे लिखोगे? N2 के लिए कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं करना है, AMU को हटा के ग्राम पर मोल कर देना है। ये अणु के लिए हो रहा है, इसको ग्राम आणविक द्रव्यमान बोल देंगे अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो। इसको हम ग्राम आणविक द्रव्यमान बोल देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान चीज़ है, कोई लोड लेने वाला लॉजिक ही नहीं है, आसान है। इसको मोलर द्रव्यमान तो बोलते ही हैं, खैर ना, इसका एक नाम मोलर द्रव्यमान भी है, वैसा तो हम कहते ही हैं। चलिए कॉपी कीजिए।
और कॉपी करने के साथ साथ फिर आप अगले वाले के लिए लिख के देखिए। कॉपी कर लिया हो, उसके बाद में किसी और अणु के लिए लिख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 के लिए हम लोग लिख के देखते हैं। आप अपनी कॉपी में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ। CO2 के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास लिखिएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखिएगा। इसके लिए आणविक द्रव्यमान लिखिएगा। और इसके लिए GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास लिखिएगा। जब CO2 के लिए बात बन जाए तो CO2 के बाद अपन और किसी का ट्राई करें, फिर अपन थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल ट्राई कर लें। जैसे आप H2SO4 के लिए लिख लेना। फिर आप H2SO4 के लिए तीनों चीज़ें लिखना। डन कर लिया था। देखो क्या चीज़ आसान थी। CO2 के लिए हाँ कार्बन का पता है ना। आप अपनी कॉपी में से नोट करते हुए चलना या धीरे धीरे याद करते हुए चलना, जैसा आपको ठीक लगता है। तो कार्बन का 12 है, तो 12 के हिसाब से कैसे करेंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 12 + 32 इज इक्वल टू 44। क्या सब लोगों ने 44 नंबर को कैलकुलेट कर लिया था। सुरेंद्र, नंबर 44 कैलकुलेट हो गया था, गुड। तो RFM कैसे लिखेंगे, सिंपल 44। आणविक द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, एक अणु का द्रव्यमान 44 AMU। अच्छा मोलर द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, 44 मोल पर 44 ग्राम पर मोल, ऐसे लिखेंगे। अच्छा इधर आते हैं, H2SO4 के लिए कैसे लिखेंगे अपन, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आपने कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन के लिए 2, कैसे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। अब मैं ये लिखता हुआ चलूंगा ताकि तुम्हारा दिमाग खुलता रहे यहाँ पे साइड में ना। हाइड्रोजन का 1 सभी को पता है, बेसिक हाइड्रोजन लेनी है आपको। अच्छा सल्फर, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 98। याद हो जाना चाहिए, H2SO4 का 98 होता है, बार बार कैलकुलेट थोड़ी करना है, एक बार कर लिया बस, फिर याद हो जाना चाहिए। अच्छा कैसे लिखेंगे, RMM क्या होगा, सिंपल 98। आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 98 AMU। अच्छा और ग्राम मॉलिक्यूलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अणु के लिए लिख सकते हैं। आई होप आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखा होगा। डन है, पक्का। अच्छा अब ये तो बेसिक चल रहा है, मतलब मैथमेटिक्स भी बेसिक पढ़ी है आपने, केमिस्ट्री भी आपकी एक तरह से बेसिक ही चल रही है। इसमें एक चीज़ आती है, इसका नाम है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इंग्लिश में वर्ड है, इंग्लिश में समझा रहा हूँ। आपका होमवर्क रहेगा कि इसकी हिंदी सर्च करके आपको लिखनी है, तो ढूंढना इसकी हिंदी क्या मिलती है आपको। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो एक जैसे होंगे, तो आप कह सकते हो सेम टाइप के परमाणु होंगे इसके अंदर।
में सेम टाइप के परमाणु होंगे। ठीक है, ये होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। एक होता है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। पहले इसका एग्जांपल देख लें, जैसे H2। पहली बात तो H2 एक अणु है। हाँ सर, H2 एक अणु है। क्यों H2 एक अणु? दो या दो से अधिक परमाणु मिले हुए हैं तो अणु होता है। तो H2 एक अणु है। क्या O2 एक अणु है? जी हाँ सर, O2 भी एक अणु है। N2 एक अणु है। पर इन सब में क्या खास बात आ रही है? इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। H2 में केवल H है, O2 में केवल O है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसेट ले सकते हो, P4 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। अच्छा, हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होंगे आप समझ गए होंगे। सेकंड वाला लिख देता हूँ मैं, ये फर्स्ट हो गया। साथ साथ लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेटेरो, जब टफ होगा तो मैं खुद बोल दूंगा कि टफ है, ध्यान दो, अदरवाइज आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ। हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के परमाणु। डिफरेंट टाइप के परमाणु, जैसे एग्जांपल H2O। क्या H2O अणु है? बिल्कुल है। इसमें दो से अधिक परमाणु हैं, पर एक H है और एक O है, अलग अलग टाइप के हो गए। फॉर एग्जांपल H2SO4 भी क्या था? हेटेरोन्यूक्लियर ही था। CO2 क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इनकी हिंदी जो है वो आप सोचना आराम से कि क्या मिलते हैं आपको। ठीक है, डन, नोट कर लो। अब कुछ टर्म्स और भी आती हैं जो काम की होती हैं। परमाणविकता। तो हेडिंग लगाएं, परमाणविकता। पुट ऑन द हेडिंग परमाणविकता। एटॉमिसिटी कहते हैं इसको। अच्छा, परमाणुता का मतलब क्या होता है? मतलब एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं उसको परमाणुता कहते हैं। तो लिखें, एक अणु में उपस्थित एक अणु में उपस्थित एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है उसको एटॉमिसिटी या फिर परमाणुविकता कहते हैं। अब जैसे कोई मोनो एटॉमिक है, मतलब एक परमाणुविक है, तो क्या हम ये चीज समझ सकते हैं कि एक परमाणुविक का मतलब यह है कि उसमें केवल एक परमाणु है। जैसे हीलियम गैस, आपने हीलियम गैस को देखा है? हीलियम गैस He के रूप में रहती है। अगर आप हीलियम गैस को देखोगे ना, यहाँ बताऊँ, जैसे इस कंटेनर में हीलियम गैस है, तो हीलियम का एक परमाणु, हीलियम का दूसरा परमाणु, हीलियम का तीसरा परमाणु, हीलियम का चौथा परमाणु, ऐसे। तो अगर फॉर्मूले की बात करें कि हीलियम गैस को रिप्रेजेंट किससे करना है, तो सिंपल हीलियम से कर सकते हैं। आर्गन, जीनॉन, ये सब ऐसे ही हैं। ये सब एक परमाणु है क्योंकि इसके अंदर एक ही परमाणु है। इसका मतलब ये नहीं है सर यहाँ तो चार है, एक दो तीन चार, नहीं। एक हीलियम का परमाणु अपने आप में हीलियम की गैस को रिप्रेजेंट करता है, ये कहने का मतलब है ना। अच्छा, डायटोमिक, जिसमें रिप्रेजेंट करने के लिए दो बंदों की जरूरत पड़े, इसको बोलते हैं द्विपरमाणुक।
परमाणविकता या परमाणुकता भी कह सकते हैं ना, थोड़ा हिंदी में चलता है, इंग्लिश में एटोमिसिटी है। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? दो होंगे। दो का एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, जैसे Cl2, जैसे Br2। तो हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो परमाणु की जरूरत पड़ रही है, जैसे CO2। अब वो दो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, CO जैसे NO। बस दो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन H2 की बात करेंगे तो H2 में ऐसा होगा, एक H2, दूसरा H2, तीसरा H2, चौथा H2। ये H2 गैस है, ये हीलियम गैस है। तो H2 गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल H2 की जरूरत पड़ रही है, दो परमाणु चाहिए वहां पे। अच्छा, इसी प्रकार ट्राइएटॉमिक, त्रिपरमाणुक, त्रिपरमाणु ट्राइएटॉमिक, बोर्ड थोड़ा सा नाटक कर रहा है। H2O ट्राइएटॉमिक का एग्जाम्पल है। H2 के अंदर तीन परमाणु मिलकर के एक यौगिक बना रहे हैं, है ना, उससे गैस बन रही है H2O गैस। गैस H2O गैस होती है क्या? होती है ना, भाप। भाप में क्या है? H2O गैस ही तो है। अच्छा, एक और गैस है जो हम हर बार हर दिन छोड़ते रहते हैं दिन भर, CO2। हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे चलता रहेगा, चतुर्प्रमाणिक, पंच प्रमाणिक चलता रहेगा। बस आपको देखना पड़ेगा कितने परमाणु हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो ये परमाणुकता या परमाणविकता, जो भी आप कहो इसको, ये इस तरीके से पूछ ली जाती है, ये हमें पता होनी चाहिए। आई होप इट्स डन। जैसे H2O है, तो H2O के केस में एक H2O का अणु, ये H2O भाप के रूप में, मतलब H2O गैस के रूप में, समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी एटोमिसिटी 1 हो गई, इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई, इसकी एटोमिसिटी 3 हो गई। इस तरीके से बता सकते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। सब बच्चे समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द टॉपिक। अब हम मोल को जितना सीखा है उतना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जितना मोल में सीखा है उन सबको एक पेज पे लेके आने की कोशिश करते हैं। पेन डाउन, पेन डाउन मतलब लिखना बंद, समझना चालू। एक मोल अपन किसी का भी लें, किसी का भी एक मोल लें, तो अपन को 6.02 इंटू 10 की घात 23 वो चीज मिल जाती है। अब वो परमाणु हो सकता है, केमिस्ट्री में अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। ये बात हम समझते हैं, है ना? सही है। बराबर उसका GMM या GAM ग्राम में। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक मोल CO2 का वजन कितना है, तो आप क्या बताओगे? एक मोल CO2 का वजन कितना है, बोलो? 44 ग्राम है। मैं आपसे पूछूं एक CO2 का वजन कितना है, तो क्या बोलोगे? सर 44 AMU है। सर ये तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना अपन, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है अब? ये तो हमें एकदम दिमाग में क्लियर है कि एक का पूछ रहा है तो AMU, मोल का पूछ रहा है, भाई एक मोल का मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 का पूछ रहा है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 का कैसे निकालेंगे? एक का पता है, तो 44 AMU को 6.02 इंटू 10⁻23 से गुणा करेंगे, AMU को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, वो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा। याद आ गई कल की कहानी?
तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं GMM लिखता हूं तो एक तरह से मैं 1 मोल का द्रव्यमान लिख रहा हूं, या मैं 6.02 इंटू 10⁻23 का द्रव्यमान लिख रहा हूं। तो मैं इस इक्वेशन में कहाँ गलत हूं फिर? सही तो लिख रहा हूं मैं कि 1 मोल कुछ भी ले रहे हो तो आपको उसका GMM के बराबर लेना पड़ेगा। 44 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मोल होंगे? 1। 44 ग्राम CO2 में CO2 के कितने परमाणु होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। वैसे ही तो निकल के आया था, क्या गलत है इसके अंदर? क्वेश्चन ठीक है? सही पढ़ा रहा हूं मैं? विश्वास हो रहा है? अच्छी बात है। अच्छा, चलो थोड़ा बहुत खाने पीने की बात कर लेते हैं। वापस से एक बार याद दिला दूं, 1 मोल समोसे का मतलब क्या था? 6.02 इंटू 10⁻23 समोसे। अच्छा, ये याद रहेगा जो अभी सिखाया कि हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16, सल्फर के लिए 32, और कौन होता है? बहुत सारे होते हैं। सोडियम के लिए 23, नाइट्रोजन के लिए 14। सर इसका मतलब एक चीज़ और ऑब्जर्व की हमने, द्रव्यमान संख्या लिखो और द्रव्यमान संख्या के आगे AMU लगा दो तो वो हो जाता है एक परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या लिखो, उसके आगे ग्राम लगा दो, वो हो जाता है 1 मोल का द्रव्यमान। ये भी ऑब्जर्व किया क्या आपने? नहीं किया होगा ना। देखो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो 16 के आगे AMU लगा दें, कल का रजिस्टर खोल के देख लेना। 16 के आगे अगर AMU लगा दें तो ये हो गया एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान। 16 के आगे ग्राम लगा दें तो ये हो गया 1 मोल ऑक्सीजन, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हेलो, ठीक है ना? नीरज जी समझ आ रही है? राखी ठीक है? ओके, मैं उन बच्चों के नाम, देखो रैंडम नाम लेता हूँ ऐसे, मतलब दिल पे मत लेना कभी कि हमारा नाम नहीं लिया। यहाँ स्क्रीन पर रैंडम बच्चे चलते रहते हैं, जो बच्चा दिख जाए उसका नाम ले लेते हैं। जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा होता है उसका नाम आता है, या फिर जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है मैं उसका नाम जरूर लेता हूँ, है ना? कुशाग्र, ऐसा। तो जो इधर उधर ध्यान भटका रहा होता है उसका नाम जरूर लेते हैं। चलो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, तब तक बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं, सीधा फोकस क्लास में। अब मैं शुरू कर रहा हूँ रिएक्शंस लिखना, मतलब इक्वेशंस लिखना। 1 मोल लिखते हैं हाइड्रोजन, 1 मोल H। 1 मोल H का मतलब क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23। H अकेला है, परमाणु। H होता है 1 ग्राम H। अब इस इक्वेशन का मतलब समझ लो अच्छे से। अगर आप 1 ग्राम H लोगे तो आपको उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 H के परमाणु मिलेंगे, और उसको हम 1 मोल कहेंगे। ये कहने का मतलब है। अच्छा, 1 मोल H2 का मतलब क्या होगा? 1 मोल गधे लोगे तो इतने गधे मिलेंगे। 1 मोल H2 लोगे 6.02 इंटू 10⁻23 H2 के अणु मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, H2 अणु है, परमाणु थोड़ी है। H तो परमाणु होता है, H2 अणु होता है। अच्छा, इसका वजन कितना होगा? एक H का एक होता है, 2 का 2 ग्राम, 2 ग्राम H2। तो ये बताना चाहता है कि अगर आप 2 ग्राम H2 लोगे तो उसमें H2 के अणु कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 H2 के अणु होंगे। H2 के मोल कितने होंगे उसके अंदर? 1 मोल होंगे। क्या हमें इक्वेशन समझ में आ रही है सभी को? चलो बस आगे बढ़ते हैं। अब तो फटाफट फटाफट बनाते हुए चलेंगे हम अपने हिसाब से। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखोगे? 6.02 इंटू 10⁻23। ओ अकेला है तो O मिलेगा, अकेला है तो परमाणु है। अच्छा, ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16 ग्राम O। मतलब आप 16 ग्राम O लोगे तो आपको O के इतने परमाणु मिलेंगे और उसको अपन 1 मोल O कहेंगे, ये कहने का मतलब है। अच्छा, 1 मोल O2 का मतलब क्या होगा? 1 मोल गधे लोगे तो इतने ही गधे मिलेंगे। 1 मोल O2 लोगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के अणु मिलेंगे। अच्छा, O2 16 दूनी 32,
32 ग्राम O2 मिलेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। अच्छा, 1 मोल N लोगे तो क्या मिलेगा? 6.02 इंटू 10⁻23 N के परमाणु मिलेंगे। अब आप सोचो यहाँ क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ यहाँ पे N में? N के लिए क्या होता है? 14 होता है, तो 40। सही लिख रहा हूँ ना? अपन N का GAM लिख रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, तो कल सीखा था, है ना? अच्छा, 1 मोल N2 के लिए ये होगा 6.02 इंटू 10⁻23 N2 के अणु होंगे। 14 दूनी 28, 28 ग्राम N2 होगा। अब इसको आप कॉपी भी करें और अब आप 1 मोल H2O के लिए खुद लिख के दिखाएं। 1 मोल H2SO4 के लिए खुद लिख के दिखाएं और 1 मोल NH3 अमोनिया के लिए खुद लिख के दिखाएं। तब तक हम कृष्णा का कोई डाउट है वो ले लेते हैं। कहाँ गया कृष्णा? हाँ बालक, बोलो। अनम्यूट कर लिया? हाँ बोलो 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 बोलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही यार। एक मिनट, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ट्राई करो बोलने का। अनम्यूट करो खुद को पहले, बोलो। अब बोलो। आपका माइक्रोफोन ख़राब है बेटा, वॉइस नहीं आ रहा आपका, कुछ प्रॉब्लम है। टाइप मैसेज भेज दो, आप ऐसा करो। सौरभ लिखो, ये तीनों लिख के देखो। हाँ बेटा हर्ष, अब आ रही है आवाज़। कृष्णा आ रही है आवाज़, बोलो। कृष्णा बोलो अब। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज़ आ रही है, पर साथ में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है आसपास का। बताओ जल्दी बताओ। कह रहा हूँ सर, मैं अटल 2.2 नीट से हूँ। हम्म। सर मैं अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले बैच ज्वाइन किया हूँ सर। कैप्सूल बुक अभी तक नहीं आया मेरा। कैप्सूल बुक में 15 से 20 दिन लग रहे हैं अभी आने में, तो तब तक एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट अपलोडेड है, अब वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, बुक आ जाएगा। एड्रेस लिखवा दिया था? क्या सर? एड्रेस लिखवा दिया था आपने? जी सर, हमको ट्रैकिंग आईडी में मिल गया है, लेकिन सर अभी इनएक्टिव दिखा रहा है। हाँ वो फिर पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गया है, वो अपने हिसाब से आ जाएगा। तब तक आप एप्लीकेशन के अंदर जो अपलोड है वहाँ से आप सवाल कर लो, ठीक है? और अभी तो आपका बैकलॉग ही बहुत सारा है, तो उसको धीरे धीरे फिनिश करो। ये क्लास अटेंड करो, समय निकाल करके अपने बैच की और क्लास अटेंड करो और अपना बैकलॉग फिनिश करो, है ना? आप क्लासरूम एग्जाम्पल्स करोगे तब तक बुक आ जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, लिख लिया? फिर 1 मोल H2O के लिए कैसे करेंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। H2O किस रूप में? अणु के रूप में। तो आप लिखेंगे H2O का अणु, ऐसे। उसके बाद 6.02 हम ऐसे देखें कि H2O का मतलब होता है, अब H2O के लिए कैलकुलेट किया आपने? H के लिए 1, 2 H है, ऑक्सीजन के लिए 16, एक ऑक्सीजन है, कितना आ रहा है? 18। तो ये H2O का जो 18 आ रहा है, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, 1 मोल का मास है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे उसको, ये 18 ग्राम जल, ऐसे, ठीक है? इसको परमाणु भार या अणु भार भी कहते हैं सिंपल भाषा में, है ना?
अच्छा, 1 मोल H2SO4 के लिए 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2SO4 का अणु। तो H2SO4 के लिए देखें कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी अभी 98 लास्ट क्वेश्चन में। तो हमने जब कैलकुलेट किया है तो मेहनत काम आएगी ना, याद रखेंगे अपन। तो 98 क्या है, इसका GMM है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ GMM में रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 98 ग्राम H2SO4। आई होप आप सब बच्चे ऐसे ही कर रहे होगे। 1 मोल अमोनिया NH3 के लिए कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन का 14 17 GMM, तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 अमोनिया का अणु। तो अमोनिया के लिए हो गया 17 ग्राम अमोनिया। ये चीज़ है डन। ऐसे आप किसी की भी मोल इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसे मोल इक्वेशन लिखी जाती है। अब हम कुछ सवाल करते हैं और उन सवालों से कुछ फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। नोट कर लिया सबने? डाउट कर लो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, TRQ कहते हैं इसको ना, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। क्या चीज़ है TRQ देखना। TRQ है कि 4 ग्राम H में H के कितने मोल है? ये सवाल है। अब इस सवाल को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। 4 ग्राम H में H के कितने मोल हैं? क्या हम हाइड्रोजन के लिए H के लिए मोल इक्वेशन लिखना जानते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल H कितना कितना होगा? तो दिमाग लगाओ। 1 मोल H को अपन लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 की घात 23 H के परमाणु, या हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम H। क्या हम यहां से समझ पा रहे हैं क्या कि 1 ग्राम H का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन? तो 4 ग्राम H का मतलब क्या होगा? 4 मोल हाइड्रोजन। खत्म, आंसर। ऐसे। हाँ, इसमें अपन एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार ग्राम में अपॉन GAM या GMM। अच्छा बताओ, अपन को सवाल में कितना भार दिया गया था? 4 ग्राम दे रखा है, तो 4। हाइड्रोजन के लिए GAM कितना होगा? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, मतलब मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 1 डिवाइड में 1, आंसर आ गया 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो दिया गया भार अपॉन GAM या फिर GMM, ऐसे भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद करते हैं बच्चे। ऊपर दे रखा है भार, नीचे दे रखा है मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। यही सवाल वो ऐसे पूछ लेता कि 4 ग्राम H2 में
H2 के मोल कितने हैं, तो कैसे करते हैं सर? कर लेंगे, पहले H2 के लिए लिखेंगे जो आता है, 1 मोल H2, पता है ना अपन को, 1 मोल H2 6.02 इंटू 10⁻23 H2 के अणु के बराबर होती है। ये होता है 2 ग्राम H2। GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इतना ही होता है बालकों। लिखने का समय मिलता है, समझ में आ रहा है ना? योर फेस एक्सप्रेशन मस्ट टेल मी इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। आपके फेस एक्सप्रेशन बहुत काम के होते हैं, हाँ। शायद मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन बेटर है। मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको समझ में आता है कि सर पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, सर का मन कर रहा है पढ़ाने का। क्या मेरे फेस एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि आज मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? बिल्कुल मन नहीं है, नहीं ना? तो फिर आपके फेस से भी नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं है, या आपको आप क्लास में एक्टिव नहीं हो। ये 2 वे कम्युनिकेशन है ना? और हम लोग कोई सिलेक्शन थोड़ी टारगेट कर रहे हैं, हम लोग रैंक टारगेट कर रहे हैं। मोमेंटम एडवांस का बच्चा सिलेक्शन के लिए नहीं है, सिलेक्शन तो होगा ही उसका अगर वो पढ़ेगा 2 साल तो। यहाँ के बच्चों को रैंक टारगेट करनी है, हम डबल डिजिट रैंक टारगेट कर रहे हैं, सिंगल डिजिट रैंक टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना? चलो, तो ये ऐसा लिख लिया अपन ने। अब हमें क्या देखा? अब हमने ये देखा कि 2 ग्राम H2 में H2 का 1 मोल है। अच्छा, ये बचपन में करते थे मैंने सवाल, यहाँ से दिख रहा है ना कि 2 ग्राम H2 में H2 के 1 मोल है, तो 5 पेन की कीमत 25 रुपये, तो 1 पेन की कितनी होगी? 25/5। तो 2 ग्राम H2 में 1 मोल H2 है, 1 मोल H2 के मोल हैं, तो 1 ग्राम H2 में कितने मोल होंगे? आधा मोल होगा H2 का। अब हमसे कितने ग्राम का पूछ रहा है? सॉरी, हमसे कितने ग्राम का पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है 4 ग्राम का, तो 4 ग्राम H2 में कितना होगा? एक पेन की कीमत दे रखी है, 4 ग्राम की पूछ रहा है, तो 4 ग्राम में कितना होगा? 2 मोल होंगे H2 के। ये आंसर है। अच्छा, क्या इसको हम फॉर्मूले से कर सकते थे? तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटा मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, या GMM बोल सकते हो, GAM या G, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि भार W अपॉन GMM या GAM, ऐसे। तो कितना भार दे रखा है सवाल ने अपन को? 4 ग्राम दे रखा है। अच्छा, बात किसकी हो रही है? H2 की। क्या H2 के लिए आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो? अभी भी लिख के तो आए हो, 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ गया 4 ग्राम भार, और GMM आ गया 2 ग्राम पर मोल। 2 से 2 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आ गया 2 मोल। तो H2 के कितने मोल मिल गए? 2 मोल मिल गए। सही है, बन रहा है सवाल। अब आप बना के दिखाओ मुझे 2 सवाल। चार ग्राम O में O के मोल कितने होंगे ये बताना है, और 4 ग्राम O2 में O2 के मोल कितने होंगे ये बताना है। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, क्या हमसे बन गया है? एक बार सॉल्यूशन देख लें। हम O के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो 1 मोल O इक्वल होगा 6.02 इंटू 10⁻23 O के परमाणु के लिए, ये इक्वल होगा 16 ग्राम O के। तो जैसा कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं, 16 ग्राम O के लिए 1 मोल O है, तो 1 ग्राम O के लिए कितना होगा?
1/16 मोल ओ होगा। तो 4 ग्राम के लिए कितना होगा? 1/16 इंटू 4 मोल ओ, क्या आ जाएगा? 1/4 मोल ओ। क्या आप सभी बच्चों का यही आंसर आया था? वेरी गुड। अच्छा, मोल को कैसे लिख सकते हैं? भार बटा में GAM या GMM, ये एक ही चीज़ है ना, या तो दोनों में से कोई एक होगा। भार कितना दे रखा है सवाल में अपन को? 4। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास आएगा इसके लिए तो, ओके ऑक्सीजन है तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। डायरेक्ट आंसर आ गया 1/4 मोल ओ। ऐसे आप क्लेम कर पाएंगे आंसर को। ठीक है, जो अप्रोच अच्छी लगती है उससे करें, बट फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, फॉर्मूले कैसे बने वो हमको आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना एडवांस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें बेसिक पता हो, भले ही फॉर्मूला अप्लाई करें पर वो बना कैसे, उसके पीछे का बेसिक क्या है, इसको पढ़ना, कोई भी चीज़ को रटना नहीं, इसे एडवांस की पढ़ाई कहते हैं। अच्छा, क्या हम इसमें कर पाएंगे? बड़े आराम से, पहले क्लासिकल अप्रोच से कर लेते हैं। 1 मोल O2 किसके बराबर होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के अणु, 16 दूनी 32 ग्राम O2। अच्छा ठीक है, 32 ग्राम O2 बराबर है 1 मोल O2 के, तो 1 ग्राम O2 बराबर होगा 1/32 ग्राम O2 के। अब 4 ग्राम है, यहाँ मोल आएगा, सॉरी, तो ये आ गया इतने मोल। क्या हमारा आंसर 1/80 आ रहा था? ठीक है, अच्छा इसको वैसे करें फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से क्या होगा, यहाँ कर लें, मोल बराबर होगा भार बटा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो भार कितना दे रखा है अपन को 4, O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32, आंसर आ गया 1/8। तो ऐसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे का सवाल देखते हैं। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब बिल्कुल सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है कि सॉल्यूशन हो ही जाए, अभी बस केवल फॉर्मूला अप्लाई करके छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए निकालिए 2.5 ग्राम CuSO4.5H2O में कितने मोल होंगे? CuSO4.5H2O के, इसमें आपको ऑक्सीजन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, सबका पता है, बस मैं मान के चला हूँ कि एक कॉपर ही है जिसका आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं पता होगा। तो कॉपर का मैं साइड में बता के छोड़ रहा हूँ, कॉपर का होता है 63.5, एक कॉपर का होता है 63.5 AMU। अपने हिसाब से देख लो आप, है ना। चलिए करिए। कॉपर सल्फेट .5H2O के लिए कैलकुलेट कीजिए GMM, वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसका, आप फॉर्मूले से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट
फॉर्मूले से कर सकते हैं हम। GMM कैलकुलेट कीजिए, CuSO4 डॉट 5H2O के लिए। देखो करें, कॉपर का हो गया 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, 16 चौक 64, या पूरा लिख दूँ क्या? ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई कर लेना, और जल का होता है 18, याद हो गया, जल का 18 होता है, याद ही कर लो अब, जल का 18 है तो 18 पंजे, इसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने हिसाब से, 249.5 आंसर आ जाएगा। मुझे तो याद है, तुम भी याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब उनको मोल निकालना है, तो मोल निकालना तो बेहद आसान हो गया। अब तो बस भार अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, भार कितना है 2.5, और ये कितना आ गया 249.5, बस ये आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना, दैट्स इट। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा इसका कुछ नाम होता है, ये जो CuSO4.5H2O दिख रहा है ना, इसको अपन केमिस्ट्री में ब्लू विट्रॉल कहते हैं, नीला थोथा। तो कभी सवाल में डायरेक्ट ना पूछे और ऐसे नीला थोथा देख के पूछ ले, तो आपको आना चाहिए कि नीले थोथे का मतलब क्या था, ब्लू विट्रॉल का मीनिंग क्या था। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे एक और चीज़ होती है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, जैसे ZnSO4, ये डॉट H2O डॉट के बारे में पढ़ रखा है आपने क्लास 10th में, ये क्रिस्टलन का जल होता है, क्लास 10th याद है थोड़ा बहुत। CuSO4.5H2O में 5H2O क्रिस्टलन का जल होता है, तो उसको लेके चलते हैं। तो ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O जो है, इसको अपन लोग वाइट विट्रॉल के नाम से जानते हैं, सफ़ेद थोता, वाइट विट्रॉल। एक छोटा सा मेरा सजेशन रहेगा, आशा बैच के बच्चे तो इस क्लास के लिए एकदम सुटेबल है, बिकॉज वो 11th बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है, बट कोई बच्चा अगर ड्रॉपर है या डबल ड्रॉपर है, तो उसके लिए मेरी उम्मीद ये है कि आप इन लेक्चर्स को अगर चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, इनकी जगह जो अटल बैच के अंदर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं, या अटल बैच में जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, उनको आप थोड़ा 1.5x स्पीड पे देख लें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बेसिक से चलेगा, काइंड ऑफ 11th क्लास है ना। तो ये आप कर सकते हैं, आज क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे आपके पास जो अटल बैच में कंटेंट है उससे आप एकदम साथ में चल सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रहता है बैच, है ना, ऐसा है। पर हाँ, आशा बैच का बच्चा जिसने 11th बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है, जिसको कुछ नहीं आता 11th में, वो यहाँ से साथ में चल सकता है। ओके, अच्छा दोस्तों, ये ZnSO4 हो गया। इसके साथ साथ अपन एक और याद कर सकते हैं, FeSO4 भी काम की चीज़ है। तो FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रॉल, राइट। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं, जितने सवाल लगाते हुए चलेंगे उतना बेहतर रहेगा ना। 1.71 ग्राम आपके पास है। अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा काम किया ना। C12H22O11, इसमें मोल कितने होंगे पता लगाओ। C12H22O11 में मोल कितने होंगे। करना क्या होगा, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, है ना। सबका पता है, कार्बन का आपको पता है, ऑक्सीजन का आपको पता है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट।
चलो इसमें अपन कैलकुलेट करते हैं GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का 12 कार्बन है, हाइड्रोजन का 22 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16, ग्यारह ऑक्सीजन है। इस हिसाब से आप कंबाइन करेंगे तो आंसर विल बी 342। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मोल निकालेंगे, तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वेट कितना है सवाल ने दे रखा है 1.71 डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342। अच्छा तो ये गया नीचे 100, ये इससे कट गया 2, ये आ गया 1/200 मोल्स। तो यस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपन ने जो आज कवर किया है उसको यहाँ तक का आप रिवीजन करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और सवाल करेंगे। अब मोल थोड़ा सा अगली क्लास से सवालों की टर्म्स में ज़्यादा पढ़ा जाएगा। आज कंसेप्चुअल लेवल पे थोड़ा बहुत देख लिया, अब कंसेप्चुअल लेवल ख़त्म हो जाता है, अब सवाल रहेंगे खूब सारे। तो अगली 1-2 क्लास या आप कह सकते हो कि चैप्टर पूरा जो आगे बढ़ेगा वो सवालों के बेस पे आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ का रिवीजन सब बच्चे करके आएंगे। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने देखा समस्थानिक क्या चीज़ होती है। समस्थानिक में हमने जाना कि एक ही तत्व के अन्य परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में बात करें तो 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनमें तीनों में न्यूट्रॉन्स का फर्क है और न्यूट्रॉन्स के फर्क के कारण इनकी द्रव्यमान संख्या में फर्क आ रहा है। फिर ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन में 8O16, 8O17, 8O18 ऐसे हैं। क्लोरीन को देखा, क्लोरीन में 17Cl35, 17Cl37 ऐसे हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक थे और हमने हमारी कैलकुलेशन के लिए जिस समस्थानिक को यूज़ किया था वो 6C12 था। अच्छा अणुओं के लिए बात करें तो जैसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं 1 मोल का, अणुओं के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं GMM, है ना। तो वहाँ पे हर चीज़ मोल मॉलिक्यूल के हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है। जैसे परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, इस तरीके से ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ऐसा रहता है। तो ज़्यादा को लोड नहीं है, अपन को परमाणु का पता है, उसको जोड़ के अपन अणु का निकाल सकते हैं। जैसे अपन N2 के लिए निकाल के देखा, जैसे अपन ने H2 के लिए CO2 H2SO4 के लिए चेक किया। परमाणुता आई थिंक क्लियर होगा आपको, कितने परमाणु हैं उसके हिसाब से काउंटिंग होती है। फिर हमने देखा मोल। मोल में आपको बस अब जो चीज़ फाइनली याद रखनी है वो ये है कि 1 मोल किसी का भी लोगे 6.02 × 10⁻23 वो चीज़ मिल जाएगी, परमाणु या आयन। और अगर जो लिया है आपने उसका GMM या GAM ग्राम में लिखोगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इस पे बेस सवाल कर सकते हैं। फॉर्मूला तो बहुत फुद्दू सा है, उस फॉर्मूले को याद करने की खास जरूरत होती नहीं है, दिमाग में रहता है वैसे भी कि मोल बराबर भार बटा अणुभार, है ना। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर भार, मोलर द्रव्यमान, तो भार बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है सुरेंद्र, चलेगा। तो ये रिवाइज करके आना है। अब हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, वेक्टर्स। 2 मिनट का ब्रेक है, इसी स्ट्रीम को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे चाहें इसी में रह सकते हैं, एग्जिट करने की नीड नहीं है। ओके।